जितिन प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे बातचीत करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी। बीस मिनट का समय बांधा हुआ है नितिन जी। तो आपके हवाले हैं। आप शुरुआत तो हम लोग यूपी से ही करेंगे क्योंकि हम लोग सम्मानित कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश को। नितिन जी, देखिए एक सवाल है, 20 मिनट का समय है और 25 सालों से मैं आपको जानता हूँ, ऐसे ही कैसे आप 25 सालों से मेंटेन है? फिटनेस का राज क्या है? काफी युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिटनेस का राज यही है कि मेहनत कीजिए और परिश्रम से लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, थोड़ा रेजिमेंटेड रहिए और बाकी खुद होते चले जाएगा। तो नितिन जी, हम शुरू करेंगे अब महाकुंभ से। हम लोग उत्तर प्रदेश को सम्मानित कर रहे हैं इतने सफल आयोजन के लिए। महाकुंभ को लेकर अद्भुत था, अभूतपूर्व था। क्या पूरे देश को जोड़ने में एक नई दिशा मिली है इससे? बिल्कुल, आप बहुत जल्दी सोशल इश्यूज से सीधे उत्तर प्रदेश के लिए की तरफ बढ़ गए और स्वाभाविक है क्योंकि मेरा गृह राज्य है और देश में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। और ये देश दुनिया में सबने देखा कि महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है वो अभूतपूर्व था। वहाँ की जो देश के प्रति वहाँ देखा कि इतनी बड़ी जनसंख्या, देश विदेश से लोग आए, सभी वर्गों से लोगों का वहाँ आने की रुचि रही और जो वहाँ पहुँचा वो आस्था की डुबकी, वो हमारे सनातन धर्म की सोच और हमारी जो संस्कृति है उस सब का परिणाम है। और देश दुनिया में उसका डंका बजा, वहाँ की व्यवस्थाओं का, वहाँ के लोगों के जो अनुभव हुआ उसका। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी संसद भवन में वक्तव्य रखा, उसमें उन्होंने दर्शाया और उन्होंने बताया ये देश का संकल्प था और ये वो निर्णायक क्षण थे जो एक ज़माने में हम सुनते आए थे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो वक्तव्य था, जो 1857 के निर्णायक मोड़ थे, उसी की श्रेणी में ये महाकुंभ भी जो आयोजन हुआ है उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि ये राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र का संकल्प और सुविधा और असुविधा से ऊपर उठ के जो लोगों ने अपनी परंपरा और आस्था का प्रदर्शन किया है वो देश और दुनिया ने देखा। और मैं कह सकता हूं कि ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है धार्मिक तो था ही, मगर इसके पीछे कितनी मेहनत गई होगी, प्लानिंग गई होगी, कितना परिश्रम हुआ होगा। कर्मचारियों से लेके जो जनता थी उनका सहयोग और सरकारों का और प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मैंने भी थोड़ा समय दिया है उत्तर प्रदेश में, जब 2-3 साल पहले ही से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो लगातार वहां पहुंचना, एक एक माइन्यूटेस्ट डिटेल को ध्यान में रखना, जनता के हित कैसे वहां पे इतना क्राउड मैनेजमेंट होगा, साफ सफाई, सुरक्षा, और जो मुख्य रूप से वहाँ की जो अनुभूति महसूस करे व्यक्ति, वो जो वापस लौटे हैं तो उसमें देश का डंका बजा है। जितिन जी, 3 साल पहले मुझे याद है अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो आपको लगता है यह संभव था? 3 साल पहले योगी जी दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, उसके बाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कि कैसे तैयारियां करनी है। हर माइन्यूटेस्ट डिटेल्स पर भी प्रधानमंत्री की भी नजर थी। योगी जी खुद वहां जाकर इलाहाबाद में देख रहे थे। तो डबल इंजन की सरकार के कारण यह संभव हुआ। 19 का कुंभ भी सफल रहा, 2025 का महाकुंभ भी सफल रहा। बिल्कुल, ये डबल इंजन तो कहेंगे ही, जिससे बहुत सी चीज़ों को धार मिली, सुविधाएं मिली, रुकावटें दूर हो गई। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार दोनों ने मिलके जो कार्य किया, और ये प्रधानमंत्री जी के शब्द भी रहे, ये हमारी परंपरा, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था का वो केंद्र बना, जहाँ लॉजिस्टिक्स जो कहते हैं वहाँ के लोगों को पहुँचाने का,
जो स्नान स्थल है वहाँ तक लोगों को सुविधाजनक एक एक्सपीरियंस देने का, साफ तौर से जो मुख्य रूप से स्वच्छता और सफाई जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखने को मिला कि वो मैनेजमेंट 100% सक्सेसफुल था। और ये डबल इंजन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि हमारे देश की जनता, प्रदेश की और प्रयाग की, जिन्होंने सबने सहयोग किया, जिसके जो बन पाया, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी एक जगह पे पहुँचे इतने कम समय पे, ये विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो हम लोगों ने ये डबल इंजन मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश ने सबके सामने, हमारी आंखों के सामने साकार करके दिखाया है। आंकड़ों की बात करें तो एक आंकड़े के मुताबिक 67 करोड़ से ज़्यादा, 67 करोड़, इससे ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है वहाँ पर, और ये लगभग देश की आधी आबादी के करीब ही पहुँच जाती है। कैसे संभव, इतने स्तर पर आयोजन संभव था? क्योंकि शिकायतें हुई लेकिन उतनी ज़्यादा हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। नहीं, मैंने बताया ना आपको कि सुविधा और असुविधा दोनों को उससे ऊपर उठ के देश की जनता ने जो आस्था की डुबकी लगाई है और वहाँ पहुँचे हैं, और हम लोगों ने खुद अनुभव महसूस किया कि वहाँ सभी समान थे, कोई बड़ा और छोटा नहीं था, कोई अमीर और गरीब नहीं था, सबके लिए समान व्यवस्थाएं थीं, और सभी जो वहाँ पहुँचा वो एक ऐसा अनुभव जो इसके जीवन में यादगार पल बन के रह जाएगा, वो महसूस करके गया है। और क्योंकि जब हम अपने क्षेत्र में भी उसके बाद भ्रमण करते हैं और गाँव में पहुँचते हैं तो पूछते थे हम कि भाई कौन कौन पहुँच पाया। कुंभ तो आप देखने को मिलता था कि अधिकतर लोग गांव के हमारे वो हाथ उठा देते थे कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम प्रयाग पहुंच के त्रिवेणी में वहाँ पे जो संगम है वहाँ डुबकी लगा पाए। एक सवाल ये उठता है कि जाति उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से हर चुनाव में बन जाती है। 2022 में भी देखा गया चुनाव में, अभी 25 में जो लोकसभा, 24 में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में भी जाति के आधार पर बहुत वोट पड़े। ये 2025 का कुंभ जो था वो जाति, पंथ, मजहब सबसे ऊपर उठ के था। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा आने वाले दिनों में? सब लोग सनातन धर्म और सांस्कृतिक एकता और विरासत को अपनाएंगे? बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको बताया और ये बात सही है। ये राष्ट्र की शक्ति का एक परिचय था, आस्था का केंद्र तो था ही, मगर ये जो हमने देखा और पूरे देश और विश्व में इसका अनुभव किया कि यहाँ कोई छोटा बड़ा तो था ही नहीं, और ना जात बिरादरी की कोई बात आई किसी तरीके की कभी भी, और ना कोई ऐसी रोक टोक रही कि ये चंद लोगों के लिए है। ये हम लोग जो काम भी कर रहे हैं और सरकार में अपना योगदान भी दे रहे हैं, तो ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है कि ये ऐसे आयोजन जब होते हैं और जिसमें राष्ट्र के प्रति हर एक व्यक्ति की आहुति होती है, आप समझिए, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि बड़े संकल्पों के लिए हम तैयार हैं, बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए भारत तैयार है। और हम सब लोग जो विकसित भारत की ओर देख रहे हैं वो भी इसी में एक उदाहरण है कि देश एक है। जो बात करते हैं धर्म और जात के बीच में विभाजन पैदा करने की, वो दरकिनार कर दिए जाएंगे। देश, राष्ट्र एक है, और ये महाकुंभ के आयोजन ने सिद्ध करके दिखाया है, और भारत तैयार है वो पायदान चढ़ने के लिए। जैसे आप मुझे यहाँ से बैंड बाजे के साथ लाए हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा राष्ट्र विकसित देशों की श्रेणी में दिखाई देगा। जितिन भाई, तालियां तो बहुत बज रही हैं, लेकिन उसमें तालियां में थोड़ी हल्की हल्की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गालियां भी आई थी। प्रदूषण को लेकर सवाल उठाए, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो गंगा को लेकर उस समय गंदगी को लेकर सवाल उठाए थे, उसको लेकर हंगामा मचाया। दूसरी बात जो है, कांग्रेस उन्होंने कहा कि इसमें साफ गंगा जल सरकार नहीं लेकर आ पाई है, तो सरकार की विफलता भी विपक्ष काफ़ी गिना रहा था उत्तर प्रदेश में। यही तो दुर्भाग्य रहा कि जो आयोजन राजनीति से बहुत दूर था और किसी तरीके की कोई राजनीति करनी नहीं चाहिए थी, वहाँ विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता इसी में दर्शाई दिखाई देती है जो आप बता रहे हैं। जहाँ पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा होना चाहिए था, और तालियां मेरे लिए नहीं बज रही, आपके लिए भी बज रही हैं, सबके लिए बज रही, देश के लिए बज रही थी, तो वहाँ विपक्ष के कुछ लोग
ये वो सोच को दर्शा रहे थे कि कमियां गिनाने में आ गए। ये आयोजन विश्व के लिए भारत का एक शोकेस जैसे कहते हैं, जैसे आपने कर रखा है इतना बड़ा ये तामझाम, पूरा देश देख रहा है, उसी तरीके से पूरा विश्व देख रहा था और लोगों की रुचि थी, आकर्षण था। मैं सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी ने मुझे वाणिज्य मंत्रालय और आईटी मंत्रालय दिया है, जहां देश विदेश से लोगों से मिलने का, वार्ता करने का मुझे अवसर मिलता है। सबकी रुचि ये थी कि ये आपने करके कैसे दिखाया, इतना बड़ा आयोजन इतनी सफलतापूर्वक। और उन्होंने जब देश के विदेश के लोग ये तारीफ कर रहे थे तो ये बड़े दुख की बात है कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक नेता कमियां गिनाने में लगे थे। एक दूसरा टॉपिक है जितिन जी की उज्ज्वला योजना। हम लोग जो आज डायमंड स्टेट समिट में जो अवार्ड कर रहे हैं ग्रैंड फिनाले, इसमें सम्मानित कर रहे हैं यूपी को। उज्ज्वला में सबसे ज़्यादा जो सिलेंडर बांटेगा उत्तर प्रदेश में बांटेगा। 2016 में प्रधानमंत्री ने बलिया से इसकी शुरुआत की थी, यूपी से ही। काफ़ी बड़ी आबादी यूपी की। आपको लगता है सब तक पहुंच गया है यूपी में, या अभी थोड़ा होमवर्क करना बाकी है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल बलिया क्रांतिकारी धरती है, वहीं से सभी परिवर्तन के डंका बजा है। और ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी की वो सोच का हिस्सा है जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे वो शौचालय हो, जो इतने वर्षों तक नहीं हो पाया था। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इसकी पूर्ति करने का, आप ही बता रहे हैं, अवार्ड मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि करीब करोड़ों लोगों को उत्तर प्रदेश में ये सुविधा मिली है, जो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मगर जिसका जीवन में इतना बड़ा उसमें सुधार आता है कि ख़ास तौर से हमारी महिलाएं जो हैं, वो आज तक वो कंडे बनाने में समय पूरा निकल जाता था, फिर चूल्हे में धुएं में लकड़ी, हमारा इन्वायरमेंटल हैजर्ड होता था, पर्यावरण के लिए भी बड़ा बोझ होता था कि कहाँ से रोज ये रोटी बनाई जाएगी उन चूल्हों पे लकड़ी के ऊपर। तो उस सब को हटा दिया। और मेरा खुद का अनुभव बताता है कि ये उज्ज्वला योजना गेम चेंजर है, क्योंकि सभी चाहते हैं जिस घर से बेटी जब शादी होती है तो दूसरे घर जाए तो उसे सुविधाएं मिले। और ये चूल्हे के सामने धुआं 24 घंटे ना उसे मिले, तो ये गैस कनेक्शन जिस घरों में था वहाँ रिश्ते आसानी से तय हो जाते थे। और बड़ी बात है कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ी सुविधा जो लोगों ने अनदेखा कर रखा था, वो प्रधानमंत्री जी ने वो सोच और योजना लाके और उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार ने उसे लागू करके घर घर तक पहुँचाया है। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश से बढ़ते हैं। आपके पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं जितेंद्र जी। एक तो कॉमर्स है, आजकल बड़ा कॉमर्स को लेकर बड़ा दबाव चल रहा है। उसमें केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्री होने के नाते यूएस का जो टैरिफ विवाद चल रहा है यूएस के साथ, अमेरिका के साथ, आपने संसद में जानकारी भी दी थी पिछले हफ्ते उसके बारे में कुछ, ये सुलझने की उम्मीद है या अभी लगता है कि लंबा चलने वाला है? देखिए, ऐसा है ना कि भारत जो है वो सभी से अच्छे रिश्ते, और स्वाभाविक है सभी देश अपने देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए प्राथमिकता रखती है। और मैंने जैसे संसद में भी कहा कि यूएस भी हो, चाहे अन्य यूरोप भी हो, चाहे कोई और ऑस्ट्रेलिया हो, विभिन्न देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और किसी पे बहुतों के साथ वार्ता चल रही है, और यहाँ पर भी वार्ता चल रही है। और जल्द आपको उसके परिणाम मिलेंगे और दिखाई देंगे। संसद भी चल रहा है। अमिताभ जी, आप तो नौकरी छीन लेंगे कि मालूम हुआ संसद सत्र चल रहा है और आप न्यूज़ इंडिया 18 के उस पे मंच पे आपसे हम ऐसी बात करवा देंगे जो हम हाउस में ना बोल पाए। मगर मैं इतना कह रहा हूँ कि ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं विश्व भर में, सिर्फ यूएस की बात नहीं हो रही है, ये देश की जनता के जीवन में सुधार लाने के लिए जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखी जाती है। और जैसे उज्ज्वला योजना बताई, इसमें हमारी महिलाओं को बहुत सुविधा मिली। हम भी जब बात करते हैं, यूरोप से जब बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं कि भारत 140 करोड़ जो हमारी जनता है वो सिर्फ नंबर नहीं है,
एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आज देश की जनता जाग गई है। नया भारत है मोदी जी के नेतृत्व में, एस्पिरेशनल इंडिया है, हमारा बाइंग पावर है। अब हमारी महिलाएं हाथ से कपड़ा धोने के लिए नहीं, हम हर घर में वॉशिंग मशीन चाहते हैं, हम हर घर में एसी चाहते हैं, हम हर घर में गाड़ी चाहते हैं। तो हम जीवन में उनके सुधार लाना चाहते हैं। तो हम बता देते हैं बाकी देशों को कि भारत की जनता जाग गई है, उसे कोई खराब प्रोडक्ट और माल कोई डंप नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये नया भारत रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता है? अब वो तो आपको बाद में बताया जाएगा क्या होगा। अभी जो मैंने आपको बता दिया कि भारत की जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक कदम उठाया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आईटी के मंत्री भी हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हर जगह बहुत बातें चल रही हैं। भारत अपना भी कुछ डेवलप कर रहा है, आगे क्या है हमारे पास, क्या है संभावना हमारे देश में? मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। ऐसे ही बैठे हुए थे और उनका मिस्टर नडेला आए थे जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और उन्होंने भी अपना वो दायित्व जो है 2014 में लिया, वो सीईओ बने। तो जब उन्होंने सीईओ बने तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर $30 था और 24 आते आते वो 430 हो गया। तो मैंने उन्हें बताया यही हुआ है, मोदी जी भी 2014 में आए और 24 में भारत की ब्रांड वैल्यू 100 गुना बढ़ गई मोदी जी के नेतृत्व में। जैसे आपने बढ़ाया वैसे ही भारत की शेयर प्राइस तो नहीं कहूँगा मैं, उनका ब्रांड वैल्यू। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो हमारे जीवन में आने वाली है। जैसे मोबाइल हर हाथ में पहुँच गया, एआई भी पहुँचने वाला है। और हमारी कोशिश ये है कि ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मंचों पे और कॉन्फ्रेंस में और 5 स्टार के ये कमरों में ना रह जाए। हम इसका उदाहरण स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि में ये प्राथमिकता देंगे कि हमारे जो किसान हैं वो एआई इस्तेमाल करें। फोटो लें अपनी फसल की उदाहरण के तौर पे और एआई बता देगा कि इसकी सिंचाई कब होनी है, कीड़ा लगाए, दवाई कौन सी देनी है। और इसमें जैसे गन्ने की फसल है, वो फोटो से बता देगा कि इसमें चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा कब है, गन्ने की कौन तारीख को कब काटना है। ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। और भारत एआई का स्किल कैपिटल है। हमारे पास जो नौजवान पीढ़ी है उसे हम लेस कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी और उस शिक्षा से जिसे कहते हैं फ्यूचर स्किल्स, जिससे एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और विश्व भर में हम अपनी नौजवान युवा पीढ़ी को भेजेंगे ताकि वो दूसरे देशों में जाके भी अपना योगदान दे सके। ये भारत की ताकत है। डीप सीक जैसे एआई जो थे उनको बैन किया, डीप सीक, तो कुछ खतरे भी तो हैं एआई के? बिल्कुल हैं, उनसे सावधान रहेंगे आप लोग? ये मैंने बताया ना, जैसे ये टेक्नोलॉजी, आईटी, एआई, ये इवॉल्विंग सेक्टर्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। मगर भारत बहुत सशक्त है इनमें। और हमारी प्राथमिकता सरकार में रहते हुए ये है कि जो खतरे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कानून भी बनाए जाएं, नियम भी बनाए जाएं। मगर हम ज़्यादा कानून नहीं बनाना चाहते कि इसका जो पूरा जो बढ़ने का आगे का है वो उसमें रुकावट पैदा कर दें। तो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी को किया जाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, हर एक व्यक्ति जिसके पास उस सुविधा नहीं है उसको भी एक्सेस मिल जाए टेक्नोलॉजी का, वो भी अपनी प्रतिभा को इस्तेमाल करते हुए भारत के प्रति, देश के प्रति अपना योगदान दे सके। यही सोच लेके चल रहे हैं कि नीचे से ऊपर चले, ये चंद लोगों के लिए ना हो जाए ये टेक्नोलॉजी, ये भारत के एक एक व्यक्ति और ख़ास तौर से ग्रामीण जनता जहाँ भारत वास करता है वहाँ ये टेक्नोलॉजी पहुँचे और उनके जीवन में हम परिवर्तन लाएँ, तभी अपने आप को हम सफल मानेंगे। चलते चलते एक छोटा सवाल, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के 50 साल पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि डेटा और इन सब चीज़ों के लिए, कंप्यूटर्स के लिए काफ़ी शुरुआत भारत की यहीं सबसे हुई थी। तो इसके लिए क्या सेलिब्रेशन का क्या देश भर में करेंगे आप लोग एनआईसी का? नहीं, डेटा की बात कर रहे हैं आप। डेटा जो है वो भारत, सबसे ज़्यादा डेटा भारत के पास है। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन यूजर्स 100 करोड़ से ज़्यादा है। हमारे इंटरनेट यूजर्स 900 मिलियन हो गए हैं। हमारे पास जो हम कहते हैं जैम कहते हैं उसे, जे फॉर जनधन अकाउंट, ताकि कोई लीकेज ना हो, ये भी हुआ है। आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो मॉडल है, हर एक व्यक्ति को आधार कार्ड मिल रहा है और मोबाइल्स हैं। ये सबसे बड़ा डेटा है। तो देश दुनिया के लोग आएंगे क्योंकि डेटा से ही
उसे कहते हैं यूज्ड केस। आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को, और जीवन में ये एआई की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेस करके लोगों को उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो जो विश्व के पास नहीं है वो भारत के पास है, और ये भारत की ताकत है और भारत की शक्ति है कि दुनिया देखेगी कि स्किल कैपिटल और टैलेंट कैपिटल भारत बनेगा। जितिन जी आए, आपने बहुत बहुत हमें समय दिया, आधा घंटा, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम अप कर दिया आपने हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया जितिन प्रसाद जी, यहाँ पर आने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। हम चाहेंगे कुछ देर और मंच पर आप यहाँ पर बने रहें, और अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल की मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को। वो आए और जितिन प्रसाद जी को डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित करें। और ये पहला अवार्ड है केंद्र की योजना और झूला योजना को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond States Awards. और देखिए, मात्र एक अवार्ड काफी नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। एक सफल आयोजन भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ओर से किया गया था, महाकुंभ का सफल आयोजन, उसके लिए भी एक और सम्मान जाता है उत्तर प्रदेश को। News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond States Awards.